हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे वी हैव दी ऑल्टो K10 और ये मैनुअल नहीं बल्कि ऑटोमेटिक है। जिन लोगों को चाहिए एक इजी टू ड्राइव व्हीकल, वैसे तो ये काफ़ी इजी टू ड्राइव है, लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा इजी टू ड्राइव चाहिए तो डेफिनेटली एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन उनके लिए बढ़िया रह सकती है। लेकिन जेन्युइनली क्या ये अच्छी लगेगी सबको पसंद आएगी या नहीं, किस तरह की इसकी परफॉर्मेंस है, लैग है या नहीं, सब कुछ बताएंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लें मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन के लिए। और मैनुअल वाला ड्राइव रिव्यू अलग है, उसे भी चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो चेकआउट कर लें। हाँ, वीडियो को लाइक कर लें, आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं केरला से, और कोची में हैं हम आज, और यहाँ पर मौसम बहुत सुहाना है। बड़े अब हम चला रहे हैं इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट, जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट होती है एक ट्रांसमिशन कैसी है। तो सबसे पहले वही डिस्कस करेंगे, परफॉर्मेंस वगैरह सब बाद में। ट्रांसमिशन वाइज अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको एक 5 स्पीड AGS यानी कि ऑटो गियर शिफ्ट यानी कि AMT यानी कि ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन है, वो ऑफर की जाती है। मारुति इसको AGS बोलता है, लेकिन टेक्नोलॉजी वाइज ये AMT ही है। तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस तो ठीक मिल जाती है, लेकिन जो इसका AMT है ना, वो थोड़ा सा आपको लेथार्जिक फील होगा। उसका रीज़न ये है कि इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं है, डिले आपको यहाँ पर मिलेगा। देखो, अभी मैंने नेगेटिव पहले आपको बता दिया, लेकिन इसका पॉजिटिव क्या है, इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपीज़ में आपके लिए क्लच वाली टेंशन ख़त्म हो जाती है, और आपके लिए गियर वाली जो टेंशन है वो भी कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है। तो आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हाँ यार मुझे गियर बदलने हैं, तो क्योंकि आपको वो नहीं बदलने पड़ेंगे, क्योंकि ये गाड़ी आपके लिए अपने आप वो गियर चेंज करेगी। अब ऐसा है कि मुझे पर्सनली जो सारा यकीन है, बिलीव है, वो ये है कि कॉस्ट के हिसाब से आपको एक अफोर्डेबल ऑटोमेटिक व्हीकल यानी कि अफोर्डेबल ऑटोमेटिक गाड़ी यहाँ पर ऑफ़र की जाती है कंपनी की तरफ से। इसका मतलब ये है कि आप आराम से एक ऑटोमेटिक को अपने घर लेके आ सकते हैं विदाउट इवन वरिंग कि मेरे को बहुत ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा मनी मैनुअल और ऑटोमेटिक। बिकॉज जैसे कईयों में 1 लाख का फ़र्क है। अगर आप CVT लेते हो, आप लेना चाहते हो IVT, जो सेम है, तो आपको अराउंड 90,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू द मैनुअल। लेकिन अगर आप लेते हो DCT या टॉर्क कन्वर्टर तो 1.5 लाख का फ़र्क आपको देखने को मिलेगा, जो कि इसमें नहीं है, क्योंकि AMT में आपको सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा 50,000 रुपीज़, दैट्स इट। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि अगर AMT उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है तो वो बिकॉज उसकी प्राइस भी कम है। ये तो वैसी बात होगी कि आपने एक 15,000 रुपीज़ का आपने वो परचेज़ किया एक मोबाइल, और आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो 40,000 वाले फ़ोन के साथ कंपेयर कर सके उसको, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपने कम पे किया है या कम आपकी अफोर्डेबिलिटी है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी चीज़ वही है कि आपने पे ज़्यादा नहीं किया। तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसकी ठीक है। अब लैग की जो मैं बात कर रहा हूँ, लेट्स टॉक अबाउट द लैग। लेट मी गो टू अ सिंगल स्ट्रेट स्ट्रेच। जब गियर शिफ्ट है ना, तो आपको वो जो फील है गियर डाउन वाली, किक डाउन तो नहीं, गियर डाउन वाली जो फील है वो पूरी फील होती है। ये मैंने रेस दी तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा यहाँ पर गैप आ जाता है उस गाड़ी को समझने में। मतलब गाड़ी को समझने में टाइम लगता है कि भाई अभी पावर देने की ज़रूरत है, तो पावर चाहिए ड्राइवर को, तो वो थोड़ा सा आपको फील होगा। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये बताता हूँ कि जैसे ही आप इसमें रेव डाउन करोगे तो ऐसा नहीं है कि उसी टाइम आपको दिक्कत आ रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसी टाइम में बिल्कुल भी पावर नहीं दे पाया, पावर आपको स्टार्टिंग में दे पाएगा। जैसे अभी नॉर्मल कर रहा हूँ और मैंने इसको दिया तो इसने फटाफट गियर शिफ्ट डाउन कर लिया, लेकिन जब इसने गियर चेंज करना है वहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। अप शिफ्ट में थोड़ा सा ये टाइम जो है वो ले रही है, और वो क्यों ना ले, बिकॉज ये ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन है, इसने टाइम थोड़ा सा लेना है। इसका करैक्टरिस्टिक ही कुछ उस तरीके का है, तो इस चीज़ का ध्यान आप ज़रूर रखें। लेकिन अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव की। देखो, अब आपने इस गाड़ी को यूज़ करना है, चलाना है सिटी में, तो आपको बार बार इसको गियर चेंज नहीं करने पड़ेंगे। न्यूट्रल फर्स्ट सेकंड, न्यूट्रल फर्स्ट सेकंड, सेकंड फर्स्ट न्यूट्रल, उस चीज़ की जो टेंशन है वो कम्प्लीटली यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। वही इस ट्रांसमिशन का बेनिफिट है कि अगर आप देखो, फॉर एग्जांपल 533 की ये टॉप मॉडल है मैनुअल,
अगर आप इसमें ऑटोमेटिक लेते हो तो 583 में आपको मिल जाता है, लेकिन सोचो इसमें DCT होता या टॉर्क कन्वर्टर होता तो 1.5 लाख ऐड होता, यानी कि 7 लाख के अप्रॉक्सीमेटली इसका एक शोरूम होता, तो ऑब्वियसली वो सेंस नहीं बननी थी। जिस तरह की गाड़ी है, जिस सेगमेंट में आती है, उसी सेगमेंट की ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यहाँ पर ऑफर की गई है। अब मेजर सवाल आता है कि क्या आपको ये परचेज़ करनी चाहिए या नहीं। तो उसमें आई वुड से कि अगर आपको नीज़ की कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर आपको मैनुअल आपने कभी चलाई ही नहीं है, तो यस आप ऑटोमेटिक परचेज़ करें। लेकिन अगर आप सिर्फ ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, ज़्यादा चलाते हैं, नी में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्रैफिक में फंसते हैं, तो आई थिंक मैनुअल भी आपके लिए बढ़िया ऑप्शन रहेगी। 50,000 तो बचेंगे बचेंगे, और ये जो परफॉर्मेंस इशू थोड़ा सा है ऑटोमेटिक के साथ वो भी ख़त्म हो जाएगा, और क्लच प्लेट जो है, जो होती तो है ही है यहाँ पर, तो वो भी बची रहेंगी थोड़ा ज़्यादा समय के लिए, तो उसकी मेंटेनेंस भी कम रहेगी मैनुअल में। तो मुझे लगता है कि मैनुअल चलाना इज़ ईजियर, ईजी एक व्हीकल है, तो उसमें आपको वो बेटर फील प्रोवाइड कर पाएगा। आपको ऑटोमेटिक लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज क्लच काफ़ी ज़्यादा लाइट है, गियर शिफ्ट करना इज़ रियली ईजी। तो थोड़ा सा सोच समझ के उस डिसीजन ले। अगर आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा और ऑटोमेटिक की डायर नीड है तभी लें, लेकिन बिना मैनुअल चलाए ऑटोमेटिक मत परचेज़ करना, क्योंकि मैनुअल वाला भी जो वेरिएंट है, या कोई भी चाहे बेस टॉप कुछ भी, तो वो भी बहुत वैल्यू फॉर मनी प्लस ईजी टू ड्राइव है। आपको शहर में चलाना, मैन्यूरेबिलिटी करना बहुत ज़्यादा ईजी है, उसमें किस तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है, तो एक बार उसे चेक ज़रूर करें। लेकिन अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए और आपको ऐसे एकदम से ऐसे रेव नहीं करना होता, ये रेव नहीं करना, तो आप फिर भी एक ऑटोमेटिक ये वाली परचेज़ कर सकते हैं, ताकि आपको बिल्कुल भी गियर शिफ्ट ना करने पड़े। क्योंकि अगर हम नॉर्मली इसको चला रहे हैं, सिटी ड्राइव है, आराम से ये गाड़ी चल रही है, बिल्कुल स्लो, आपको थोड़ा बहुत अब थोड़ी सी ग्रेजुअली स्पीड मैंने बढ़ाई, मैंने कहा चलो अब ये टर्न आ गया, अब ये सेकंड गियर है, अब मैं थोड़ा सा तेज़ चलूँगा कि हाँ मेरे को ओवरटेक करते हुए निकलना है, तो ये अच्छे तरीके से कर रही है। क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज अब जो मेन टॉपिक आ जाता है, उसमें आपको इसमें कमी महसूस नहीं होगी। दिस इज़ अ वेरी गुड इंजन। आपको 66 bhp जो है वो सुनने में तो ज़रूर कम लग रही होगी, लेकिन एक्चुअली में ये चलाने में कम नहीं लगती। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि बिकॉज वेट और साइज़ और गियर रेशियोज़ की ट्यूनिंग इस तरीके से की गई है कि आपको पावर की कमी महसूस ना हो। अब ऑब्वियसली मैं इसको किसी टर्बोचार्ज या डीजल, मतलब टर्बोचार्ज पेट्रोल या डीजल टर्बो के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं इसी सेगमेंट में इसकी बाकी गाड़ियों की बात कर रहा हूँ। और इनफैक्ट इससे अपर सेगमेंट के 1.2 लीटर इंजन के साथ भी, तो उसके कंपैरेटिवली मेरे को अच्छी पावर मिल रही है। मतलब ये नहीं मैं बोल रहा उससे ज़्यादा मिल रही है, बट एक अच्छी पावर मिल रही है। मेजर हमें पावर क्यों चाहिए होती है? हमें ओवरटेक करना होता है, हमें किसी स्टॉप वाले एरिया से थोड़ी सी स्पीड रख के हमने आगे जाना होता है, तो उसके लिए आपको पावर मिलती है, एंड मोर देन सफिशिएंट पावर मिलती है। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरे को पावर कम मिल रही है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड इंजन, एंड आपको एक कंफर्टेबल राइड के साथ साथ एक बढ़िया परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड करती है। नाउ मूविंग ऑन टू द ब्रेकिंग ऑफ दिस व्हीकल। तो ब्रेकिंग वाइज भी आपको एक बेहतरीन ब्रेक प्रोवाइड करती है कंपनी, जहाँ पर आप फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक्स, और एक कॉन्फिडेंट है आपको बाइट ब्रेकिंग में मिल जाती है। प्लस जो आपको 5th जनरेशन इसका हेयरटेक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, वो भी बढ़िया है, बुरा नहीं है बिल्कुल भी। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मेजर थिंग, माइलेज। आप सोच रहे होंगे कि ऑटोमेटिक में माइलेज इसकी कैसी आती है, तो आई पर्सनली बिलीव दैट मैनुअल के कंपैरेटिवली 1 kmpl कम आएगी। लेकिन ये बहुत डिपेंड करता है कि आपकी ड्राइविंग कैसी है। जिस पर्सन की ड्राइविंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, हो सकता है उसको मैनुअल में बहुत अच्छी ड्राइव आ रही हो, लेकिन जो पर्सन बिल्कुल भी अच्छी तरीके से नहीं चलाता, वो ना मैनुअल में माइलेज अच्छी निकाल सकता है ना ऑटोमेटिक में। तो अगर फिगर्स की बात की जाए यहाँ पर स्पेसिफिकली, तब आपको यहाँ पर अराउंड 16-17 kmpl ईजीली। लेकिन अगर आपको चाहिए उससे थोड़ी ज़्यादा माइलेज, तब आप थोड़ा प्यार से चलाएं। सिटीज़ में रैपिड एक्सेलरेशन ना करें, रैपिड ब्रेकिंग ना करें, और उसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आ जाता है यहाँ पर वो ये है कि एसी को आप हमेशा लोएस्ट सेटिंग पे मत रखें। जितनी मर्जी गर्मी हो, आपको एसी को हमेशा 23-22 के आसपास रखना चाहिए। अगर आप उसको 16 या 18 या वॉटेवर जो लोएस्ट आपके कार में है उस पर रखते हो, ये सब कार्स के लिए है, तो अगर उसको सबसे लोवेस्ट में रखोगे, तब आपका कंप्रेसर है वो इंजन के ऊपर पूरा लोड डालेगा कि भाई मुझे तो यहाँ बर्फ़ जमानी है। तो उस वजह से इंजन की पावर ज़्यादा यूज़ होती है, और आपको पावर भी कम मिलती है क्योंकि वो इधर डाइवर्ट हो रही है एसी वाली चीज़ में, और उसके साथ साथ आपको माइलेज भी कम मिलते हैं। तो हमेशा 22-23 की डिग्री जो है वो रखें, बेस्ट आपके लिए यहाँ पर साबित होगा। नॉइस वाइब्रेशन हार्शनेस में ना थोड़ा सा फ़र्क है एज़ कम्पेयर टू द दिस वन मैनुअल वन।
मैनुअल वाले में भी कम है नो डाउट, बट ऑटोमेटिक में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा। उसका रीज़न ये है कि इसको बेचारे को नहीं पता कि एग्जैक्टली गियर कब शिफ्ट होने चाहिए। मतलब अगर तो आप स्मूथ धीरे धीरे चल रहे हो बढ़िया, फिर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा रेव करोगे तो ये नॉइस थोड़ी सी बढ़ जाती है। बिकॉज इसको लगता है पावर ज़्यादा चाहते हो, जो चाहते भी हो, तो ये कोशिश करती है मैक्सिमम पावर देने की, यानी कि आरपीएम काफ़ी अप हो जाता है। तो उस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी सी नॉइस ज़्यादा आती है, बट वाइब्रेशंस, हार्शनेस ऑफ कोर्स कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स इंजन सेम है यहाँ पर। अब रही बात एक कंफर्ट की, इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि यहाँ पर डेड पेडल नहीं ऑफर किया गया। वो मैनुअल में नहीं है, समझ आता है, ऑटोमेटिक में होता तो अच्छा लगता है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि ऑटोमेटिकली एक वो बना हुआ है, ऐसे ग्रूव बना हुआ है जिसमें आप अपना फुट जो है वो रेस्ट कर सकते हो ऑटोमेटिक में। तो ये एक चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगी कि डेड पेडल ना होते हुए भी आपका पैर थकने वाला नहीं है, वो प्रॉपरली रेस्ट कर लेता है। और उसके अलावा आपको एक्सीलरेटर और ब्रेक के बीच में इनफ डिस्टेंस मिल जाता है। इनफैक्ट ब्रेक और आगे वाला भी जो एरिया खाली है जहाँ क्लच होना चाहिए, वहाँ पर बेसिकली वो भी जगह काफ़ी आपको एम्प्टी मिल जाती है। तो एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस है आपके पूरे ये पेडल एरिया में। और रही बात इसके ट्रांसमिशन की गियर बॉक्स की, तो गियर बॉक्स आपको डिज़ाइन में काफ़ी मिल जाता है, एजीएस है, बट ध्यान रखिए इसमें पार्किंग मोड नहीं होता। इसमें आपको रिवर्स है, न्यूट्रल है, ड्राइव है और मैनुअल की ऑप्शन दी गई है, जिससे आप इसको अपने हिसाब से भी इसकी गियर शिफ्ट कर सकते हो। अब उसकी नौबत कब आती है, जब आप पहाड़ों में हो, आपको सडन एक्सट्रेशन चाहिए, लोड ज़्यादा है, यानी कि 5 लोग बैठे हैं, सामान भी है, और अब खड़ी गाड़ी से आपको आगे निकलना है। अब हिल असिस्ट या हिल डिसेंट कंट्रोल तो इसमें है नहीं, तो जब पावर चाहिए, आप अपने हाथ में पावर रखना चाहते हो, तो आप मैनुअली कभी भी इसको लेफ्ट साइड पे स्विच करके आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। अब अगर मेरे को रेस देनी है, मैं सेकंड गियर पे हूँ और मैं फर्स्ट पे शिफ्ट करूँगा ताकि मेरे को पावर ज़्यादा मिल जाए, फिर मैंने सेकंड पे कर दिया, तो ये जो गियर शिफ्टिंग, अप गियर शिफ्ट है ना, इसमें थोड़ा सा आपको जर्कीनेस है वो महसूस होगी। लेकिन अच्छी चीज़ वही है कि अगर आपको लगता है कि आपको पावर चाहिए, और अगर आप इसको बेसिक ऑटोमेटिक मोड पे ही चला रहे हो, ड्राइव मोड पे, तो आपको पावर की कमी लग रही है, तो आप कभी भी इसको मैनुअल पे शिफ्ट करो और अपने डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ पावर अचीव कर लो। क्या दिक्कत है, बढ़िया मस्त मक्खन चलेगी बिल्कुल। So this was everything regarding the Alto K10 automatic. What do you think about this variant? आप नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें, एंड ज़रूर इसकी टेस्ट ड्राइव लें, आपको काफ़ी अच्छा आइडिया यहाँ पर मिल जाएगा अबाउट दिस न्यू व्हीकल। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह के अमेजिंग वीडियोस के लिए मैनुअल वाला ज़रूर देख लें, आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।